अब एक और टाइप होता है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन। मतलब मोनोटोनिक का मतलब एक तरह का नेचर हो, या तो वो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो। मतलब वो दो तरह का ना बताया कि एक तरफ इंक्रीजिंग हो जाता है, एक तरफ डिक्रीजिंग। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक। यानी जो इंक्रीजिंग हो या तो केवल डिक्रीजिंग हो, दोनों पार्ट ना हो उसमें। ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए ए सेट है और एक बी सेट है, और आपको इसमें मान लीजिए एलिमेंट्स एन दिया हुआ है। मैं एक टेबल बनवाने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से बना लीजिए, ये काफी काम आने वाला है। और इधर मान लीजिए आर एलिमेंट्स हैं, एन और आर। तो टेबल ये है कि मान लीजिए आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने पॉसिबल हैं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने पॉसिबल हैं। तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, आर पावर एन। आर पावर एन, आर क्या है, डोमेन में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये पॉसिबल नंबर ऑफ फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। कितने, आर पावर एन। एन क्या है, डोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, डोमेन का कार्डिनल नंबर, आर क्या है, कोडोमेन का कार्डिनल नंबर। वन वन फंक्शन कितने पॉसिबल होंगे भाई। तो वन वन फंक्शन के लिए फॉर्मूला है, दो तरह से है, आर पी एन, आर पी एन कॉमा फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल टू एन एंड 0 इफ आर इज लेस देन एन। ध्यान दीजिएगा, जब भी को डोमेन का कार्डिनल नंबर डोमेन के कार्डिनल नंबर से ज्यादा हो या तो बराबर हो तब ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो वन वन फंक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा, वो 0 हो जाएगा। आप बना के भी देख सकते हो। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आर पी एन। मैंने बताया था एन पी एन, एन पी आर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल मैं पहले बता चुका हूं, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस। फिर भी किसी को डाउट हो तो पूछ लेगा मेरे से ग्रुप पे। एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। और एन सी आर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल। बस एक आर फैक्टोरियल इसमें ज्यादा आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर फैक्टोरियल, आर पी एन का मतलब आप, मैं यहाँ बस लिख दे रहा हूं, आप ऐसे याद रखना, आर फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस एन फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये तब होगा जब आर ग्रेटर देन, तो ये वन वन हो गया, ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो गया, ये वन वन फंक्शन के बारे में हो गया। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि अगर टोटल फंक्शन इतना है, वन वन इतना है, तो अगर मेरे से पूछा जाए कि मेनी वन कितने फंक्शन होंगे, तो टोटल फंक्शन में से अगर हम मेनी वन को माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा। तो हम लोग मेनी वन के लिए भी देख लेते हैं। थर्ड वन इज टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस। ये एकदम फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, टाइम बचेगा आपका। टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस कितने पॉसिबल है। तो इसमें भी दो केस बन जाएगा। आर ग्रेटर देन इक्वल टू एन के लिए क्या होगा, आर पावर एन, और ये वाला माइनस कर देंगे, आर माइनस आर पी एन को माइनस कर देंगे इसमें से। और जब आर लेस देन एन होगा तो टोटल फंक्शन तो आर पावर एन बनेगा ही, लेकिन ये वाला केस 0 है, यहाँ पे देखिए 0 आ रहा है, तो 0 को हम माइनस करेंगे, यानी आर पावर एन ही आंसर हो जाएगा। तो ये आपके दो केस बन गए। ठीक है, मेनी वन के लिए। फोर्थ वन इज टोटल नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शंस। टोटल नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शंस। टोटल नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शंस का फॉर्मूला लिख लीजिए आप, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, आर पावर एन माइनस आर सी वन आर माइनस वन एन प्लस आर सी टू आर माइनस टू एन
माइनस RC3 R-3 पावर n डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला आप देख लो, R पावर n से स्टार्ट हो रहा है, फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, RC1 लिया, यहाँ माइनस साइन आ गया, मतलब ये जब ऑड रहेगा तो साइन क्या आएगा, माइनस। देखो यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ माइनस साइन आएगा, इसका डिफरेंस यहाँ आ जाएगा और पावर n हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चल रहा है ये सीरीज, जहां पे इवन होगा यहाँ प्लस होगा। ये कब तक जाएगा, जैसे सपोज R की वैल्यू 3 है, हाँ, तो R की वैल्यू 3 है तो यहां तक जाएगा ये सीरीज। यहाँ पे R जैसी 3 रखेंगे ये पूरा 0 कर देगा इसको, तो यानी हमें कहां तक एक्सपेंड करना होगा, बस यही 3 टर्म निकालना होगा। मान लो R की वैल्यू 4 आ जाती है तो हम कहां तक निकालेंगे, यहां तक निकालेंगे। अगले टर्म में R-4 आएगा तो R-4 वहां 0 होने लगेगा आगे के टर्म्स, तो हम लोग नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब R इज लेस देन n है। जब R इज लेस देन n होगा तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे। और अगर मान लो R जो है वो इक्वल टू n हो जाए तो इस केस के लिए फॉर्मूला है R फैक्टोरियल। ठीक है, एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया। और अगर R इज ग्रेटर देन n हो जाए तब 0, कोई भी ऑन्टो फंक्शन पॉसिबल नहीं होगा अगर R इज ग्रेटर देन n हो जाए, क्योंकि सीधी सी बात है R का मतलब सभी का इमेज वो दे ही नहीं पाएगा, तब उसको वन में नहीं बनना पड़ेगा, और वन मेनी फंक्शन होता नहीं है। तो इसलिए R ग्रेटर देन n के लिए कोई भी ऑन्टो फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है। R फैक्टोरियल R इक्वल टू n के लिए, और R इज लेस देन n के लिए। जब R लेस देन n हो तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, कब तक ये जाएगा मैंने बता दिया, जब तक ये मतलब ये 0 या फिर निगेटिव बनने लगे तब आप इसको कैंसिल कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। अब हम लोगों ने देख लिया ऑन्टो फंक्शंस कितने होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इनटू के लिए फॉर्मूला क्या होगा। इनटू फंक्शंस क्या होगा, तो इनटू का भी फॉर्मूला वैसा ही है, RC1 R-1n माइनस RC2 R-2n, ठीक है, प्लस RC3 R-3n। वो सिमिलर उसी फॉर्मूले की तरह था, वहां पे R पावर n में से माइनस हम कर रहे थे, वहां पे ऑड पावर ये ऑड वैल्यू पे क्या था, निगेटिव आ रहा था, यहाँ पे ऑड वैल्यू पे पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, वही सेम फॉर्मूला है। अगर आप देख लो ऑन्टो का क्या था फॉर्मूला, R माइनस, वही लेके चल रहा है, एक तरह से सीरीज हमने यहाँ से स्टार्ट कर दी है। अगर हम यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो सीरीज वैसे ही बन जाएगा। तो आप यहाँ से ऐसे याद रख सकते हो कि ऑन्टो का हमने ऐसे याद किया था। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि हमें टोटल फंक्शन पता था R पावर n, और R पावर n में से हमने इनटू का फॉर्मूला जो याद है उसको हमने माइनस कर दिया, तो हमें ऑन्टो मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसके लिए, ये अल्टरनेट चलते हैं किसके लिए, जब R इज लेस देन इक्वल टू n हो जाए। जब R इज लेस देन इक्वल टू n हो जाए तब आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। और R पावर n कब होगा, जब R इज ग्रेटर देन n हो। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन कितने हैं, 0 हो जा रहे हैं, तो इसलिए इसको भी इन्होंने माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला इनटू का बन गया। यहाँ पे देखिएगा इक्वल टू के लिए भी सेम ही फॉर्मूला है, लेकिन ऑन टू के लिए, इक्वल टू के लिए ये फॉर्मूला नहीं बना है। छठवां है इसमें कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन आ जाए, टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शंस। कांस्टेंट फंक्शन तो आप जानते हो कि x y z कुछ भी, x की वैल्यू कुछ भी रखो y सेम देने लगे। तो अगर कांस्टेंट फंक्शन होगा तो कितने तरह के कांस्टेंट फंक्शन बनाए जा सकते हैं,
तो आर टाइप के, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा आर, आंसर इज आर। सेवेंथ टाइप मैंने बोला था कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शंस, इसका क्या फॉर्मूला होगा? तो इसका सिंपल ये होता है, अगर a और b से है, यहाँ पे a पे n है और b पे r है, तो कितना हो जाएगा? RCN, बस। तो RCN क्या आएगा? ये आएगा, केवल एक पार्ट आएगा, या तो ये इंक्रीजिंग वाला आएगा और या तो डिक्रीजिंग वाला आएगा। तो टोटल मोनोटोनिक अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? 2 into दिस, ट्वाइस ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा टोटल मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ये आपके फॉर्मूले हैं सामने। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने कि ए सेट दिया है, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, बी सेट दिया है 4 एलिमेंट्स हैं, और आपसे बोला है कि नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस बताइए। इंजेक्टिव मतलब ए से बी, यहां एन की वैल्यू 3 दी हुई है, ओके, और आर की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 4 दिया। ये है एन और ये है आर, और आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब 1-1 फंक्शन। तो 1-1 का तुरंत से आप फॉर्मूले में आ जाइए, ठीक है। तो 1-1 में आपको फॉर्मूला क्या दिया हुआ था? आर पी एन इज आर इज ग्रेटर देन 0, और 0 कब? जब आर इज लेस देन। तो देखिए, पहला चीज तो ये है कि आर लेस देन एन तो है नहीं, तो 0 तो इसका आंसर होगा नहीं। आर ग्रेटर देन एन है, 4 इज ग्रेटर देन 3, सही बात है, यानी हमें ये फॉर्मूला डायरेक्ट तुरंत लगा देना चाहिए। तो 4C3 कितना हो गया भाई? 4C3 4 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, यानी 4 - 3 का फैक्टोरियल, यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 × 3 × 2 × 1, ये हो गया 24। तो तुरंत आपका आंसर आ गया। नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन कितने आ गए? 24। अब आपसे बोला जाता इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में पूछा जाता कि नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन, तो आप क्या करते? फॉर्मूला आपके पास क्या था? टोटल फंक्शन। अच्छा, टोटल फंक्शन कितने होंगे? आर पावर एन होता है। आर कितना है? 4 पावर एन यानी 3। ये इतने फंक्शन हो गए, ये हो गया 16, 64 फंक्शन टोटल हो गए। अब आपसे ये 1-1 आपने निकाल लिया, तो आप ऑन मेनी वन निकाल लो। यहां से मेनी वन फंक्शन कितने हो जाएंगे? टोटल में से 1-1 को माइनस कर दो, तो 40 फंक्शन कैसे हो गए? मेनी वन हो गए। अब इसी में आपसे पूछता कि ये बताओ कि कितने फंक्शन जो हैं वो इसमें इनटू हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि कितने फंक्शन हैं जो इनटू हैं, तो आप क्या बोल देते तुरंत? कि इनटू फंक्शन का कंडीशन क्या था? इनटू फंक्शन का कंडीशन आप तुरंत देखिएगा, रिवाइज करिए फटाफट, मैं तो बता ही रहा हूं। एक बार आप अपना जो नोट्स बनाया उसमें देख लो कि इनटू फंक्शन का क्या कंडीशन था। तो इनटू फंक्शन का कंडीशन ये था कि जब r ग्रेटर देन n होता है तो वो r पावर n देता है, यानी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन देता है। तो r पावर n क्या यहां पे है? जी हाँ, बिल्कुल, 4 इज ग्रेटर देन 3 है। तो जब ऐसा है तो यानी हमारा आंसर डायरेक्ट कितने इनटू फंक्शन होंगे? 4 पावर 3 यानी 64। मतलब जितने भी फंक्शन हमारे पास टोटल हैं वो इनटू ही हैं। तो ऑन टू कितने हुए फिर? ऑन टू 0 हो गए भाई, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए इसी क्वेश्चन में कि ये बताओ कि इसमें बाइजेक्टिव फंक्शन कितने हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन, तो आपको पता है कि 1-1 प्लस ऑनटो क्या होता है? बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। अब आप एक चीज देखो, 1-1 कितने थे इसमें? अभी आपने निकाला था, पहले ही
पहले निकाला है, 24 थे 11, चलो मैंने 24 लिखे। ऑन टू कितने हैं 0, तो क्या कुछ कॉमन है इसमें? एक इस बाइजेक्टिव होने के लिए तो ये भी इतना होना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ 0, बाइजेक्टिव फंक्शन एक भी नहीं है 0। तो मैंने इस एक क्वेश्चन से आपको बहुत सी चीजें समझाने की कोशिश की है कि ऑन टू, इन टू, ये सब कैसे आप निकालोगे, ठीक है। और हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़े थे, तो गॉफ के भी लिए कुछ प्रॉपर्टी है कि अगर गॉफ जो हो वो बाइजेक्टिव हो तो जी और एफ मतलब जी एंड एफ दो फंक्शन है, वो भी क्या होंगे, बाइजेक्टिव ही होंगे। तो ये प्रॉपर्टी आप रट लीजिएगा बिल्कुल कि गॉफ अगर बाइजेक्टिव है तो जी एंड एफ ऑटोमेटिक है कि वो बाइजेक्टिव ही होगा। अब देखो एक क्वेश्चन है कि एफ एन इक्वल टू एन माइनस 1/2 कब है, जब n की वैल्यू ऑड हो। अब देखो पहले और माइनस n/2 हो जब n इवन हो। तो एक चीज इसमें दिया हुआ है कि ये जो फंक्शन है कैसे डिफाइंड है, तो ये नेचुरल नंबर से इंटीजर पे डिफाइंड है, ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर से इंटीजर पे ये डिफाइंड है। तो आपको ये बताना है कि ये 1 है, ऑन टू है या क्या है, ये सब आपको बताना। तो पहली चीज तो हम लोग यहाँ पे पहले 1 देख लेते हैं। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आप कोई वैल्यू पुट करके भी आप दिखा सकते हो। तो देखो मुझे जो दिमाग में आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं मान लो कुछ भी रखता हूँ 3, अच्छा 3 रखता हूँ, मान लो 3 रखूंगा तो यहाँ क्या मिलेगा, 3 रखूंगा तो मुझे मिलेगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 मिलेगा। और सॉरी यहाँ पे माइनस आपका नहीं रहेगा, ये माइनस आप हटा लो, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा। तो जब ये प्लस हो गया, ठीक है, तो आप एक बार n की जगह पे 3 रखो तो आपको क्या मिलेगा, ये n क्या है, ऑड है, तो ऑड के लिए आप ये वाला रिलेशन यूज करोगे। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, 3 माइनस 1 2, 2/2 कितना आ गया 1। अच्छा एक बार 2 रखो, इवन है, तो इवन है तो क्या दे दिया, इवन है तो क्या दिया इसने 1 दिया। तो देखो F3 और F2 पे दोनों पे सेम वैल्यू दे रहा है, तो ये फंक्शन 1 तो हो ही नहीं सकता। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, मेनी 1 हो गया। पहली चीज तो ये हो गया। अच्छा अब दूसरी बात पे चलते हैं कि क्या इसका कोडोमेन हमेशा इंटीजर ही होगा। अगर ऐसा है तब ये ऑनटो होगा। तो चलिए एक बार क्या करते हैं, अब इसको इन जनरल सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो n है वो पहले केस में हमने मान लिया कि वो इवन नंबर है, 2m+1 या 2m-1 जो आपको अच्छा लगे आप वो रख सकते हो। चलो मैंने 2m+1 रख दिया, ये ऑड है मैंने माना। और दूसरा केस है केवल इवन का, तो n इक्वल टू 2m। एक बार मैंने 2m+1 रखा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये ऑड के लिए मैंने रखा है इसको, तो 2m+1 माइनस 1/2 यानी m। और एक बार मैंने इसको इवन रखा तो 2m यानी m, ठीक है। आप कुछ भी रख के देख लो, 2m+1 रखो, 2m-1 रखो, 2m रखो, 2m-1 रख के भी देख सकते हो। तो 2m-1 माइनस माइनस ऑफ 2, तो ये m-1 आ जाएगा। तो कुछ भी रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, m जैसा रखोगे, m जैसा भी रखोगे उसी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ये आएगा। अब देखो m मान लो आप इंटीजर नहीं रखते हो, इसने बोला है नेचुरल नंबर रखना है, तो m क्या होना चाहिए, निगेटिव तो नहीं होना चाहिए। m की वैल्यू या तो 0 होगी, है कि नहीं, 0 या फिर ये।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो निगेटिव वैल्यू का कोई गारंटी नहीं है इसमें, तो हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ऑन टू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये डिब्बी का क्वेश्चन है, तो ये आपका इसका आंसर ऑन टू नहीं होगा। अगर यहाँ पे ये n दिया होता तो भी ये हो सकता था ऑन टू। क्यों? क्योंकि ये केवल कुछ भी आप m की वैल्यू रखोगे, नेचुरल नंबर रखोगे, और वो नेचुरल नंबर जब भी रखोगे तो m क्या आएगा, जब भी इसका रेंज आएगा वो नेचुरल नंबर में ही आएगा। कुछ भी आप रख के देख लो, हमेशा नेचुरल नंबर ही देना है इसको। अगर आप यहाँ पे वैल्यू नेचुरल, सपोज 1 से स्टार्ट करता हूँ, 1 ऑड है, 1 माइनस 1 0, ठीक है, 0। अच्छा 2 से स्टार्ट किया तो 2/1 से स्टार्ट हो गया। तो यानी इसका अगर मान लो ये होता, होल नंबर बोलते इसको, n से होल नंबर, तब ये क्या हो जाता, ऑनटो फंक्शन हो जाता। लेकिन इन्होंने इंटीजर रख दिया है, तो अब होल नंबर इसका सबसेट होगा इंटीजर का, बराबर तो नहीं हो जाएगा कोडोमेन इसके रेंज के, इसलिए ऑनटो नहीं होगा, इनटू हो जाएगा। 3 रखोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 3 रखोगे तो 1 मिलेगा, फिर 4 रखोगे तो 2 मिलेगा। तो ये नेचुरल नंबर मिलेंगे, पॉजिटिव ही मिलेंगे, क्योंकि n आप पॉजिटिव रख रहे हो। तो 0 से लेके इसका इनफाइनाइट तक आंसर होगा होल नंबर्स, यानी इसका रेंज होना चाहिए। तो इसलिए तो आप इसका मतलब आप समझ रहे हो ना कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है। ये अगर यहाँ इंटीजर लिख दे, इसका मतलब जो फंक्शन ऑनटो है वो जरूरी नहीं है कि वो इनटू नहीं हो सकता। अगर हम उसका कोडोमेन थोड़ा सा भी बदल देंगे तो वो ऑनटो भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे W लिख देते हम तो ये ऑनटो फंक्शन हो जाता। यहाँ पे I लिख दिया इसलिए N2 बन गया, क्योंकि इसका सबसेट बन गया। अब ये बड़ा सेट हमने बना दिया इसको। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है वही इन्वर्टिबल होता है, मतलब जिसका इनवर्स पॉसिबल हो। तो हम लोग अगले लेक्चर में इनवर्स के बारे में देखेंगे। तो इन्वर्टिबल अगर बोले कि कंडीशन बताओ कि ये इन्वर्टिबल हो जाए, इसका मतलब कि आपसे पूछ रहा है कि बाइजेक्टिव कब होगा। ये बाइजेक्टिव मतलब 1 1 प्लस ऑन टू कब होगा, दोनों की कंडीशन को आपको देखना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसी का आ चुका है आपके सामने कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 एक्स स्क्वायर बाई 2 ए एक्स प्लस बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए बताना है, ये वाला ए, ताकि फंक्शन जो हो वो क्या हो जाए, इंजेक्टिव हो। इंजेक्टिव मतलब 1 1 हो जाए। ठीक है, लीस्ट वैल्यू आपको बताना है। तो 1 1 होने का मतलब क्या है, मेथड पे आ जाते हैं हम लोग कि एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव ले लो। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर बाई 3, एक्स स्क्वायर का 2x बाई 2, और ए एक्स का a b का कांस्टेंट है 0 हो जाता है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई किए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए। अब हमें पता है कि ये 1 1 कब होगा, 1 1 कब होगा, या तो ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो, तभी ये 1 1 हो पाएगा। मतलब इंक्रीजिंग होना चाहिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो और अच्छी बात है, लेकिन इक्वल टू वाला भी केस हम कंसीडर करते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कब होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, ये जब क्या हो जाए अब जो क्वाड्रेटिक पढ़े हैं उन्हीं को ये समझ में आएगा। 11th वाले घबराए ना, क्वाड्रेटिक के बाद ये चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आएगी। ये पैराबोला है, इसका जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है जो कि पॉजिटिव है, तो पैराबोला कैसे बनता है, ऊपर की तरफ बनता है। अब ये बोल रहा है 0 भी हो जाएगा, तो 0 होगा नहीं का मतलब इसको टच कर सकता है। ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है। हाँ, तो ये हमेशा पॉजिटिव हो या इक्वल टू 0 कब होगा, जब इसका या तो एक रियल रूट हो, रियल एक्सिस को या तो एक जगह ये टच करे या फिर कहीं टच ना करे, तब ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, या तो लेस देन 0 या तो इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट इसका निकाल लो, 1 माइनस 4a इज लेस देन 0। इसको सॉल्व करिए आप, तो 4a इज ग्रेटर देन 1, तो a इज ग्रेटर देन 1/4।
तो आपसे पूछा क्या था कि ए की मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 1/4। ठीक है, तो इस तरह से क्वाड्रेटिक का भी कुछ आपको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा 11th में। अगर क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा अभी आपको दिक्कत होगा तो परेशान मत होइएगा, इसमें ग्राफ्स हैं, आपको अभी पता नहीं है, तो 11th तो नहीं 12th को अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या है। अब एक क्वेश्चन है थोड़ा सा एप्टीट्यूड टाइप का क्वेश्चन, रीजनिंग टाइप का। fx इक्वल टू 1 है दिया हुआ, fy इज नॉट इक्वल टू -1 है, fz इज नॉट इक्वल टू 2 है। अब बोला क्या है, बोला ये है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कोई दो, एक ही सही है, मतलब एक ट्रू है, बाकी दो फॉल्स है। मतलब अगर ये सही है तो ये दोनों गलत है, ये सही है तो ये दोनों गलत है, और ये सही है तो ये दोनों गलत है। अगर ऐसा है तो आपको बताना है कि fy की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इसमें हम लोग एक टेबल बनाते हैं, टेबल बना के समझते हैं क्या कर सकते हैं। तो पहला हमने मान लिया कि fx इक्वल टू 1 है, दूसरा हमने मान लिया कि fy इज नॉट इक्वल टू -1 है, और तीसरा मान लिया कि fz इज नॉट इक्वल टू 2 है। अब केस 1 केस 2, केस 1 ये हो गया, केस 2 हो गया, और ये केस 3 हो गया। अब बोला क्या है कि केस 1 में मान लो मैंने इसको ट्रू माना तो बाकी दोनों फॉल्स हो जाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब मैंने केस 2 में इसको ट्रू माना तो बाकी ये दोनों फॉल्स हो जाएंगे, और केस 3 में मैंने इसको ट्रू माना तो इन दोनों को फॉल्स मान देते हैं। अब इसका मतलब क्या निकला, केस 1 के अकॉर्डिंग मतलब क्या हुआ, अगर ये ट्रू है यानी fx क्या है 1 के बराबर है। ओके, तो fz क्या हो जाएगा, fz 2 के बराबर हो जाएगा। है कि नहीं, fz 2 के बराबर हो गया। एक और चीज भी इसमें आपको बतानी थी कि जो ये फंक्शन दिया हुआ है कैसा, ये फंक्शन 1 1 दिया हुआ है, और इसका डोमेन में x y z वैल्यू है, और रेंज में 1 2 3 है। मतलब x का या तो 1 होगा, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, कोई एक ही होगा। ठीक है ना, तो अब इनके अकॉर्डिंग, ट्रू के अकॉर्डिंग क्या होगा कि x का fx का 1, अच्छा ये अगर फॉल्स है, फॉल्स है तो fz 2 के बराबर नहीं है, और fy -1 के बराबर, fy जो है वो -1 के बराबर भी नहीं है। fy जो है वो -1, सॉरी ये -1 नहीं है, ये +1 है, करेक्शन है इसमें, +1। तो देखिए, तो अगर ये fy 1 के बराबर नहीं है और ये फॉल्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका उल्टा अगर हम देखें तो fy इक्वल टू 1 है, फिर अगर ये गलत है भाई तो, और इसका मतलब क्या हो कि fz इक्वल टू 2 है। तो यहाँ देखिए fy इक्वल टू 1 भी हो गया, और fx इक्वल टू भी वे भाई साहब 1 ही बोल रहे थे, तो ये तो मेनी 1 हो गया ना, लेकिन ये तो बोल रहे थे कि 1 1 फंक्शन है। दूसरे केस में आ जाते हैं, fx 1 है और ये फॉल्स है, यानी कि fx जो है वो 1 के बराबर नहीं है, हम ये लिख सकते हैं। अच्छा ये ट्रू है, यानी fy जो है वो 1 के बराबर नहीं है। चलो भाई ठीक है, fz फॉल्स है, इसका मतलब fz 2 के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले केस से अगर आप देखो तो क्या हमें मिलता है कि fx भी 1 के बराबर नहीं है, और fy भी 1 के बराबर नहीं है, और fz 2 के बराबर है। तो यानी fy क्या हो सकता है, या तो fy 2 तो हो नहीं सकता, या तो 1 होगा या तो 3 होगा, और fx 1 है नहीं और ना fy 1 है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, fx और fy दोनों की वैल्यू सेम ही हो सकती है। क्या हो सकती है दोनों की वैल्यू, 3 हो सकती है। तो ये इस केस से भी ये 1 1 पॉसिबल नहीं है, ये केस भी पॉसिबल नहीं है। तीसरे केस में चलते हैं, अगर fx 1 है
एफ एक्स 1 है और ये फॉल्स है, यानी एफ एक्स जो है वो 1 के बराबर नहीं है, और एफ वाई नॉट इक्वल टू 1 है, ये फॉल्स है, यानी एफ वाई 1 के बराबर है, ये मान सकते हैं। अच्छा, एफ जेड नॉट इक्वल टू 2 है, ठीक है, ये हो सकता है। तो यहां पे हम ये देख सकते हैं कि अगर एफ जेड नॉट इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है, और एफ जेड एफ एक्स क्या है, 1 के बराबर नहीं है। तो हम इस केस में हम लोग ये देख सकते हैं कि ये पॉसिबल केस लग रहा है, क्योंकि एफ जेड हम हो सकता है ये 3 हो जाए, ये 3 हो जाए, और इसने बोला है कि ये 3 हो जाए, तो और ये 1 बोल रहा है कि नहीं होता, तो ये हो सकता है 2 हो जाए, ये अपने में एक्सचेंज कर लेंगे। तो इस तरह से आप अगर सीक्वेंस देखो तो ये वाला केस पॉसिबल दिख रहा है कि ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अब ये फंक्शन 1 1 हो सकता है। तो इस वाले केस से पॉसिबिलिटी क्या निकली कि एफ वाई की वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, एफ वाई। तो ये देखो एप्टी टाइप के क्वेश्चन इन्होंने अच्छा फ्रेम किया है, आप इस तरह से भी आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा फ्रेमिंग है क्वेश्चन का, ठीक है। तो बाकी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।